हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हमने सिलेक्ट किए हैं दो क्वेश्चंस विच विल हेल्प अस इन प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सो बेटर ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को यहां पॉज कर दो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, एंड आफ्टर दैट you can check the solution here, and wherever you have any doubts, I hope they will be solved in the process of solving this question, right? So pause it and then solve this question. Okay, so when we are to solve any question of accounting equation, which means that we are basically required to show these transactions in A is equal to L plus C. Assets are equal to liabilities plus capital equation. So we need to know how many assets are involved in this problem, how many liabilities are involved, because assets and liabilities components will keep on changing. ये change होते रहेंगे, liabilities change होती रहेंगी, और कैपिटल की सारी एडजस्टमेंट्स कैपिटल के अंदर होती हैं. सो कैपिटल का एक कॉलम है, लेकिन लाइबिलिटीज और एसेट्स के कॉलम हमें डिसाइड करने हैं. फिर ही हम यहां पर अपना आंसर प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें एक तो कैश आ जाएगी, एसेट, और एक ऑनर की कैपिटल हो गई. डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपके बैंक में पैसे बढ़ जाते हैं और कैश में कम हो जाते हैं. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी, अगर आपने मैसर्स सन एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं, अब क्योंकि आपको टर्म्स नहीं बता रखी हैं कि कैश है या क्रेडिट है, और नाम दे रखा है, तो उस केस में हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं. समझे? सो यहां पर आपने अगर गुड्स परचेज किए तो आपके पास गुड्स आ गए, स्टॉक आ गया, ठीक है, और मैसर्स सन को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो बन गई हमारी लाइबिलिटी. जितने नाम आ रहे हैं सारे लिख लो. गुड्स सेल किए सोहन को, अगेन इसमें टर्म्स नहीं है, नाम दे रखा है, तो क्रेडिट में होगा. गुड्स को अफेक्ट करेगा और सोहन आपका डेटर बन जाएगा. ऑनर विड्रॉज कैश एंड गुड्स, अब ऑनर कुछ भी करे वो उसकी कैपिटल में एडजस्ट होता है. सो कैश और गुड्स चले जाएंगे आपके बिजनेस से. सैलरी पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आपके कैपिटल में माइनस होते हैं, और सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि आपके जो लाइबिलिटी है फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट हो जाएगी. सो एक और लाइबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या सैलरी. परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, सो फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आ गया, अब क्रेडिट पे परचेज किया है, क्लियर टर्म्स है, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर. नाम दे रखा होता तो आप नाम लिख देते हैं. पेड कैश टू मैसर्स सन एंड कंपनी, नाउ किसी को हम पैसा क्यों देंगे, वील हैव टू सी फर्स्ट कि ये कौन है. ये रहा, सो ही वॉज अवर क्रेडिटर, उसको पैसा दे दिया. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सो फर्नीचर में चेंज आ जाएगा और कैपिटल में लॉस लिख देंगे. पेड रेंट एंड एडवांस रेंट, सो अगर आपने कोई रेंट पे किया है, एक्सपेंस पे किया है, तो वो सर्टेनली कैश या चेक से होता है. सो इसमें कैश मान लेंगे क्योंकि चेक नहीं दे रखा, और कैपिटल में आ जाएगा एक्सपेंसेस. एडवांस रेंट पेड, अगर हम कुछ एडवांस पे कर देते हैं, सो एडवांस एक्सपेंसेस पेड हमारी एसेट बन जाते हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टर्म में इस एसेट्स को यूज करेंगे. जो हमने रेंट दिया है उसके अगेंस्ट जो बिल्डिंग है उसको यूज करेंगे, और हमें रेंट नहीं देना है. सो एक फ्यूचर के लिए हमने बेनिफिट इकट्ठा कर लिया. सो ये एक एसेट है. जो भी फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं, जो चीजें हमें बेनिफिट देती हैं, वो एसेट्स होती हैं. ठीक है. सो सोहन पेड 2300 इन फुल सेटलमेंट. नाउ अगेन हुई सोहन, सोहन ने हमें पे किया है, इसका मतलब सोहन हमारा डेटर होगा. डेटर वो लोग होते हैं जो हमें पैसा पे करते हैं, जिनसे हमें रिसीव करना है, ठीक है, जिनसे हमें पैसा मिलता है. सो सोहन ने कैश दे दी, तो ये सोहन और कैश में एडजस्ट हो जाएगा. सो ये हमारे अकाउंट्स हैं, राइट. सो यू कैन काउंट देम. 6 एसेट्स, 3 लाइबिलिटीज एंड 1 कैपिटल, राइट. सो हमें 10 कॉलम्स इसमें बना लेने हैं. ये इसलिए जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन प्रेजेंटेबल लगे, हमारा क्वेश्चन
क्लियर दिखना चाहिए, राइट। सो अब हम एसेट्स में क्या क्या कॉलम बनाएंगे, कैश, बैंक, स्टॉक, सोहन डेटर, फर्नीचर, एडवांस रेंट पेड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ओके। उसके बाद है मैसर्स सन, हमारे क्रेडिटर, फिर है क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, एंड देन यू हैव आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग विच इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि उसे पे करना पड़ता है। इसमें अब हम एसेट्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। सो एसेट्स हमारी थी यहां तक, ठीक है। सो आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गई। यहां हम लिख देंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। सो ये एसेट्स हैं, यू कैन गिव देम एरो, ये लाइबिलिटीज हैं और ये कैपिटल है। अब इसमें ट्रांजैक्शंस को लिखना सीखो। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शंस, एक कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। सो अगर हमें टर्म्स गिवन है, टर्म्स ऑफ कैश और क्रेडिट आर गिवन, ठीक है। सो तुम्हें लिख रखा है कैश में है, क्रेडिट में है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई इश्यू नहीं है। फिर हमें कुछ नहीं देखना अगर हमें टर्म दे रखी है। बट अगर नहीं दे रखी, इफ टर्म इज नॉट गिवन, फिर हमें देखना है इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन और नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन। मतलब जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो दिया है या नहीं। अगर नेम नहीं दे रखा, दोनों नेगेटिव, ना टर्म दे रखी है ना नाम बता रखा है, कैश ट्रांजैक्शन। अब टर्म नहीं है लेकिन नाम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो अगर टर्म्स हमें क्लियरली मेंशन है तो जो टर्म है वही चलेगी। कैश लिखा है कैश करो, क्रेडिट लिखा है क्रेडिट करो। बट अगर टर्म नहीं दे रखी होती तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अब हम इसे कैश ट्रांजैक्शन माने या क्रेडिट माने। तो उसमें क्या करना है, अगर सामने वाले का नाम दे रखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर नाम नहीं दे रखा तो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स, इसके आगे कुछ नहीं है, ना टर्म्स दे रखी है ना नाम दे रखे है, सो वो कैश ट्रांजैक्शन है। दोनों नॉट, ना टर्म्स ना नाम। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम, टर्म्स तो नहीं दे रखे लेकिन नाम दे रखा है, सो अगर नाम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको इस तरह से समझ लो। नाउ स्टार्टिंग विद अवर प्रॉब्लम। ओके, अब हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे स्टडी करते हैं, हमें ये देखना है कि हमें बिजनेस में रिसीव क्या हुआ, व्हाट डू वी गेट एंड व्हाट डू वी गिव और पे, ठीक है। अब मैं रिसीव और पे इसलिए टर्म्स यूज कर रही हूं क्योंकि अगर कुछ रिसीव नहीं होता तो वो रिसीवेबल बन जाता है, और कुछ पे नहीं किया होता राइट नाउ तो वो पेबल बन जाता है। पेबल लाइबिलिटी, रिसीवेबल एसेट। तो थोड़ा सा हमें अपने अकाउंट्स के साथ ये समझने में इजी रहता है। ओके, अब स्टार्टिंग विद फर्स्ट थिंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसमें हमें क्या रिसीव हुआ, हमें मतलब बिजनेस। ऑलवेज कंसिडर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हो। सो आपके बिजनेस में कैश आ गई, सो आपने रिसीव क्या किया, कैश। ओके, और दिया क्या, क्या गया बिजनेस से? बिजनेस से कुछ भी नहीं गया, आपने कुछ पे नहीं किया, लेकिन आपने एक लाइबिलिटी जनरेट कर ली ऑनर के नाम, क्योंकि अब ऑनर को आपको इतना अमाउंट पे करना है जब भी वो बिजनेस क्लोज करेगा या जब भी उसको जरूरत है या जब भी ऑनर चाहेगा आप उसे पैसा पे करोगे। सो ये एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है। जो चीजें हमें फ्यूचर में पे करनी होती हैं, जो पेबल्स बन जाते हैं, वो लाइबिलिटीज होते हैं। सो कैश प्लस 45,000, कैपिटल प्लस 45,000। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड 4,500 इन बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया। अब आप सोचो एज अ बिजनेस, अगर आप पैसा लेके बैंक में जाते हो, पैसा जमा कराते हो, क्या मिला?
आपको रिसीव क्या हुआ? आपके कैश तो चला गया, यू पेड कैश टू बैंक, वो गया। मिला क्या? आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो बैंक है वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। इसका मतलब आपके बैंक के अकाउंट में पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, सो अब बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन आपकी कैश जो है वो कम हो गई। ओके, सो क्या रहा इसका इफेक्ट? कैश चली गई और बैंक में पैसा कम हो गया। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी? न्यू इक्वेशन बनी हमारी 40,500, 4,500, यहां अभी कुछ नहीं आया और कैपिटल है 45,000। आप स्टेप बाय स्टेप जब भी कोई ट्रांजैक्शन नोट करो, चेक कर सकते हो कि लेफ्ट साइड के इफेक्ट और राइट साइड के इफेक्ट इक्वल हो, क्योंकि ये इक्वालिटी है ना। सो इक्वेशन भी इक्वल होगी, इफेक्ट्स भी इक्वल होंगे। सो अब इसमें लेफ्ट साइड में क्या इफेक्ट रहा? नील, नेट इफेक्ट 0, राइट साइड में भी 0 इफेक्ट है। सो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी, टर्म्स नहीं दे रखी बट नाम दे रखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जब टर्म नहीं दे रखी है, नाम दे रखा है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो अब आप गुड्स खरीद रहे हो, इजीली हम देख सकते हैं, अगर हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो आप बाजार से जो भी चीज लाते हो, खरीदते हो, परचेज करते हो, वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, सो आपको क्या रिसीव हो गया? गुड्स। गुड्स आपको रिसीव हो गए। ऑल राइट, और पे क्या किया? क्योंकि बिजनेस में तो रिसीव एंड पेमेंट साथ साथ चलेगा, लेन देन है। सो दिया क्या? अब इस पर्सन को आपको पैसा देना है, आपने पे नहीं किया है क्योंकि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, बट पे करना पड़ेगा। सो आपने क्या जनरेट कर लिया? क्रेडिटर और पेबल। किस नाम से? मैसर्स सन एंड कंपनी नाम से पेबल जनरेट हो गए। सो आपके पास गुड्स आ गए 11,200 और आपकी ये लाइबिलिटी जनरेट हो गई 11,200। अब हमने कॉलम पहले ही बना रखे हैं। ठीक है, सो हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई? और साथ में चेक कर लो, आपका इफेक्ट दोनों साइड में सेम है। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, प्लस 11,200। एक तरफ एसेट आ गई, एक तरफ आपकी लाइबिलिटी जनरेट हुई। सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग 1800 फॉर 2400। अब इसमें फिर से वही है, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं। ठीक है, सो आपके पास से क्या जा रहा है? यू पे और यू गिव गुड्स। पे का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कैश में जाएगा, पे मीन्स जा क्या रहा है। बिजनेस से गुड्स गए 1800 के, मिला क्या? सो बिजनेस को मिला क्या? प्रेजेंटली कुछ नहीं मिला, लेकिन मिलेगा रिसीवेबल। आपने एक रिसीवेबल जनरेट कर लिया सोहन के नाम से, जिसे हम डेटर भी कहते हैं। ये डिफरेंट नाम्स हैं। सो एक रिसीवेबल आ गया, लेकिन वो हमें देगा 2400। अब यहां मैच नहीं है। यू आर गिविंग समथिंग, आप दे रहे हो 1800 का सामान, बदले में मिलेगा 2400। तो अगर हमें कुछ ज्यादा मिलता है बिजनेस में, वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट, क्योंकि ये मैचिंग नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ और अमाउंट और देना है या और लेना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें गुड्स दोबारा से और देने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी दे दिए। सो अब आपके पास मैचिंग जब नहीं होती तो यहाँ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो यहाँ हमारे पास हो गया प्रॉफिट 600 का। अब डेटर्स क्रिएट हुए सोहन के नाम से, प्लस 2400। गुड्स आपके गए 1800, सो गुड्स में माइनस 1800 और 600 का प्रॉफिट। सो नेट इफेक्ट देखो दोनों साइड, इस साइड आपका प्लस 600, इस साइड भी प्लस 600। ऑलराइट, सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 40,500, 4,500 और ये माइनस किया आपने। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 9,400, 2,400, नथिंग हियर, 11,200 एंड 45,600। ठीक है, ये आ गया। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या है? ऑनर विड्रू कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब ऑनर ने पैसा निकाल लिया,
क्या क्या निकाला? कैश चला गया, सो बिजनेस से क्या गया? गया कैश और गुड्स। ठीक है, ये दो चीजें चली गई। अब बिजनेस को मिला क्या? मिला तो कुछ नहीं, आपको इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन क्या होगा? जो ऑनर की कैपिटल क्लेम है वो उसमें कमी आ जाएगी। इट इज लाइक जैसे आपने एक फ्रेंड को 10,000 उधार दे रखे हैं, ठीक है। अब आप कहीं जाते हो घूमने और आपका बिल आता है, मान लीजिए कोई शर्ट आपने खरीदी, आपका पेमेंट आ गया उसका 1,000 रुपीज, आपके पास उस टाइम नहीं है। सो आप उसको कहते हो अच्छा ठीक है मेरे पैसे तुम दे दो, ओके। सो अब क्या होगा? अब उसके बाद भी क्या आप उससे पूरे 10,000 वापस लोगे जो आपने उसको उधार दे रखे थे? ही विल से कि 10,000 में से 1,000 तो मैंने तुम्हें दे दिया, तुमने मेरे से कैश निकाल ली, ठीक है। सो सिमिलरली यहां भी ऑनर ने बिजनेस से कैश या गुड्स निकाल लिए, सो उसका कैपिटल कम हो गया। सो हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन जो फ्यूचर की पेमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। अब फ्यूचर में वो हमसे इतनी कैपिटल नहीं मांग सकता, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट उसने अभी विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स कर ली हैं। सो कैश गई 500, गुड्स गए 800 और कैपिटल चली गई 1,300 से कम हो गई। सो नेट इफेक्ट बोथ साइड्स 1,300 लेस, ओके। सो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 40,000, 4,500, 8,600, 2,400, 11,200 एंड 44,300, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी पेड। अगर हम कुछ पे कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, कैश चली गई 800। मिला क्या? इस 800 के अगेंस्ट हमें कुछ मिला नहीं, हमें सिर्फ सर्विसेज मिली हैं। सो जब हमें सर्विसेज मिलती हैं किसी चीज की, किसी पर्सन की, तो हम वो एक्सपेंस जनरेट कर रहे होते हैं। सो हमें रिसीव क्या हो गया? एक एक्सपेंडिचर हमें मिल गया, ये एक्सपेंस हमने क्रिएट कर लिया। सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट होती है उसे लॉस नहीं कहते, उसे एक्सपेंस कहते हैं। जब भी इन दोनों में रिसिप्ट और पेमेंट में डिफरेंस है तो वो प्रॉफिट और लॉस है। यहां पे जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस नहीं है, वो है सर्विस की वजह से। सो ये एक एक्सपेंस जनरेट हुआ, हमें रिसिप्ट कुछ नहीं है तो इसे एक्सपेंस जनरेट मानेंगे। और एक्सपेंसेस किसको बिलोंग करते हैं? ऑनर को। सो ये कैपिटल में से कम हो जाएगा क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, सो ऑनर को बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपकी सैलरी ड्यू हो गई है पर्सन की, आपको उसे पे करनी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब अभी पे नहीं की है। सो जो पे नहीं किया वो बन जाता है पेबल। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये हमारी बन गई पेबल, ठीक है। पेबल का मतलब एक लाइबिलिटी जनरेट हुई और इसके अगेंस्ट हमें मिला क्या? हमें सर्विस मिली है। जिस पर्सन की भी सैलरी ड्यू हो गई है उसने आपको सर्विस दी होगी, उसने आपका कुछ काम किया है, ठीक है। सो वो सर्विस हमने ली है, इसका मतलब हमने एक्सपेंस जनरेट किया है। सो जब हमारे एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं वो कैपिटल में से कम हो जाते हैं। ऑल प्रॉफिट, ऑल लॉसेस, ऑल इनकम, ऑल गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल बिलोंग टू ऑनर। सो एक्सपेंस ऑनर का क्लेम कम करते हैं और ये क्या हो गया? एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब फ्यूचर में आपको ये पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? नेट इफेक्ट फिर से चेक कर लो, 39,200, 4,500। अगर हम साथ साथ नेट इफेक्ट चेक करने की आदत डाल लेंगे तो हमारी इक्वेशन मैच्ड रहेगी। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंड में आके हम कहें अरे ये तो मिल नहीं रही है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस होनी चाहिए ना, तो बैलेंस के लिए क्या? नेट इफेक्ट। इस तरफ देखो 1,000 माइनस 200 प्लस, सो 800 का आ गया माइनस और यहाँ 800 माइनस है। परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, मिला क्या? क्लियर। कुछ ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली नजर आती हैं। आप फर्नीचर खरीद के आ रहे हो मार्केट से तो आपको फर्नीचर मिल रहा है ना, सो मिल गया फर्नीचर। दिया क्या? डिड यू पे एनीथिंग? ये तो क्रेडिट पे था, सो इसका मतलब हमने कुछ नहीं दिया। अब क्या हम कुछ नहीं देंगे? नहीं। अब हमने
पेबल जनरेट किया, क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा। अगर हमें पे करना पड़ता है तो वो पेबल होता है। इसका मतलब क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर जनरेट हो गए। ठीक है, और सेम अमाउंट जितने का फर्नीचर लिया आपने उतने ही आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सो प्लस 5000 दोनों साइड। सो आपकी इक्वेशन अभी भी बैलेंस्ड रहेगी, क्योंकि इफेक्ट ऑफ बोथ ट्रांजेक्शंस ऑन द साइड्स इज सेम। आप चाहे ये ट्रांजेक्शन देखो या उसके पहले, आपकी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट बैलेंस्ड हैं। सो आपकी ट्रांजैक्शन का जो इक्वेशन आएगी रिजल्टेंट, वो भी बैलेंस्ड होगी। नाउ पेड कैश टू मैसर्स सन एंड कंपनी। नाउ हु इज ही? यहां तो हम उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, तो हम उसे पैसे क्यों दे रहे हैं? हम उसे पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो पहले से हमारे अकाउंट में है। पहले एक ट्रांजैक्शन कहीं रही होगी इस पर्सन की, ये इसको हमने पैसा देना होगा। ये हमारा क्रेडिटर है, ओके, 11,200। अब उसे हमने पैसा दे दिया पूरा, तो हमने पे क्या किया? कैश। कैश से कहा है क्योंकि बैंक तो लिखा नहीं है। सो कैश चली गई हमारी। मिला क्या? अब ये तो एक कॉन्टिन्यूएशन की ट्रांजैक्शन थी, तो इसमें हमें कुछ नहीं मिलना। इसमें बस ये हो जाएगा कि जो मैसर्स सन एंड कंपनी का अकाउंट पहले से चल रहा था वो अब क्लोज हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग में या तो कुछ क्लोज होगा या कुछ आएगा या कुछ जाएगा, ये बैलेंस जरूर होना चाहिए। सो अगर यहां इस तरफ से कैश चली गई है तो यहां पर राइट साइड में इस पर्सन का अकाउंट भी चला गया। वो अकाउंट अब ओवर हो गया क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी है। सो दोनों साइड की मैचिंग आपकी हो गई। ओके, सो अब आ गया 28,000, 4,500, 8,600, 2,400, 5,000 नील, क्योंकि सब पेमेंट हो गई है। ओके, सो अब आपके पास आ गया ये बैलेंस, राइट। अब नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर। जो डेप्रिसिएशन होता है ये हमारा एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दो चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा, ये तो हम खुद से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस। डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है एसेट की कॉस्ट कम करने का। अगर आप शुरू के लेक्चर्स, इसके वीडियो लेक्चर्स अकाउंटिंग इक्वेशन के देखोगे, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी हैड द एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अकाउंटिंग इक्वेशन एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, तो आप वहां देख सकते हो। इसका इफेक्ट क्या होता है? फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हो। डेप्रिशिएशन का मतलब वैल्यू कम करना, और वैल्यू किसी चीज की कम हो तो हमारा लॉस होता है। सो वो ऑनर को बेयर करना पड़ता है। सो क्या आ गई हमारी न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन 28,000, 4,500, 8,600, 2,400, 4,500 nil here, 5,200 and 42,800। ठीक है, अब अगली चीज क्या है? पेड रेंट। रेंट पे कर रहे हो 2,000, ओके, बट इसमें से आउट ऑफ दिस 500 इज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब बताओ, आपने पे तो कर दिया 2,000, लेकिन जो 500 है वो तो नेक्स्ट ईयर का है। इसका मतलब जो 500 है उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो मैंने एक एसेट जनरेट कर ली, लेकिन उसका नाम क्या होगा? रेंट पेड इन एडवांस। मैंने 500 की एसेट जनरेट की। सो 2,000 में से 500 तो नेक्स्ट ईयर का था, तो वो मुझे बेनिफिट देगा। लेकिन जो 1,500 है वो तो इसी ईयर का एक्सपेंस हो गया ना, क्योंकि आपने रेंट दिया, उसके बदले में जो भी आपने बिल्डिंग, शॉप, जो भी आपने रेंट पे लिया उसको आप यूज कर रहे हो। सो 1,500 आपने एक्सपेंस ले लिया और 500 का बेनिफिट हमने फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया। सो ये हमने एक एसेट जनरेट कर ली। जो भी हमें बेनिफिट्स देंगे वो एसेट है, लेकिन जो 1,500 है वो तो इसी ईयर का है। रेंट दिया, सर्विस ली, बात खत्म। सो 1,500 हो गया एक्सपेंस। जब भी कोई पेमेंट होती है किसी बेनिफिट को लेने के लिए, तो अगर वो अभी ले लिया तो वो एक्सपेंस हो जाता है। सो 1,500 तो एक्सपेंस है, ओके, बट 500 हमने एडवांस रेंट के नाम से एक एसेट जनरेट कर ली, और टोटल 2,000 हमारी
कैश चली गई। सो इफेक्ट क्या रहा इस तरफ, 2000 माइनस 1500 प्लस, सो 500 प्लस, सो नेट इफेक्ट आ गया प्लस 1500, और दूसरी साइड भी नेट इफेक्ट क्या है, सॉरी माइनस 1500, और इस तरफ भी माइनस 1500। सो न्यू इक्वेशन आ गई, 26,000 कैश, 4500 बैंक, स्टॉक, ओके, डेटर्स, फर्नीचर, और ये एक नई एसेट जनरेट हुई, एडवांस रेंट पेड, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। ओके, लास्ट, सोहन पेड 2300 इन फुल सेटलमेंट। नाउ हु इज सोहन? सोहन हमें पे कर रहा है, तो सोहन कौन है? विल हैव टू सी। सो सोहन चेक करो, या तो ट्रांजैक्शंस में ढूंढो या अकाउंट के बैलेंसेस में। सोहन था हमारा डेटर, इसने हमें पैसे देने थे। कितने देने थे? 2400। बट अब वो क्या कह रहा है, वो 2300 हमें पे कर रहा है। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को कैश रिसीव हो गई 2300। इसके बदले में क्या दिया हमने? सोहन का अकाउंट क्रॉस कर दिया 2400 का। अब पेमेंट मिली है फुल सेटलमेंट, मतलब अब वो हमें और कुछ नहीं देगा। सो ऐसा नहीं है कि हम उसके अकाउंट में से 2300 माइनस करेंगे और 100 वो बाद में देगा। ये है कि ये फुल सेटलमेंट में है। दैट मीन्स कि 100 रुपीज अब वो हमें नहीं देगा, ये हमने एग्री कर लिया। सो अगर कोई पर्सन हमें कम पैसे देता है फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब होता है हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 100 रुपीज का, ठीक है, और ये है लॉस। सो हमने एक लॉस जनरेट किया। सो 2300 हमें कैश मिली, सोहन का अकाउंट खत्म हो गया फुल, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट थी। सो उसका अकाउंट पूरा क्लोज करना होगा। सो 100 रुपीज का लॉस है। क्यों? क्योंकि हमने उसको टेक्निकली 100 रुपीज का डिस्काउंट दिए। इसे इस तरह से समझो, मान लो आप शॉप में जाते हो, एक बुक है आप खरीदना चाहते हो, उसकी वैल्यू है 1000, ठीक है, 1000 रुपीज उसकी वैल्यू है। यू वॉन्ट टू बाय दैट। अब शॉपकीपर के पास आप जब जाते हो, आप अपना पैसे चेक करते हो, आपके पास तो 950 है। ओके, सो वेंडर आपको कहता है, शॉपकीपर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप इतने में ही ले जाओ। मतलब अब ये नहीं है कि आपको दोबारा आके 50 देने हैं, आप इतने में ही ले जाओ। तो वो उसने सेटल कर दिया 50 रुपीज कम पे। अब आप आके क्या बताओगे, कैसे बोलोगे इस चीज को कि अरे बुक की वैल्यू तो 1000 थी, इसका प्राइस तो 1000 था, बट मुझे 950 में मिल गई। शॉपकीपर ने मुझे 50 रुपीज का क्या दिया? डिस्काउंट। उसने अलाउ किया, ठीक है। सो जिसको पैसा लेना होता है वो डिस्काउंट अलाउ कर देता है, और आपके लिए क्या है? आपको डिस्काउंट रिसीव। सो बिजनेस की बुक्स में डिस्काउंट अलाउ हो गया। अब शॉपकीपर ने कम पैसे में चीज दे दी ना, तो वो 50 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड उसका लॉस है, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि वो बुक को बेचने में उसको लॉस हो रहा है, ये मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि बुक का प्रॉफिट तो अलग है, उसने अपने ही प्रॉफिट का एक हिस्सा कम करके आपको डिस्काउंट दे दिया। ओके, सो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, उसकी सेल हो गई, और उसमें मार्जिनल सा उसका डिस्काउंट अलाउ किया उसने। सो उसका लॉस, मार्जिनल लॉस आ गया, जो उसकी कैपिटल को कम कर देगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, इसके बाद कई बार बैलेंस शीट बनानी आ जाती है। वी हैव डन दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। सो बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट इज अ फ्लिपिंग ओवर। आप इसको फ्लिप कर दो, मतलब ये जो आपके पास एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज और कैपिटल है, सो अगर मुझे इसमें बैलेंस शीट बनानी है, सो जो भी डेट दे रखी है उस डेट को क्या होगा, ये एक टी शेप स्टेटमेंट है, लेफ्ट साइड में सारी लाइबिलिटीज और राइट साइड में सारी एसेट्स। तो ये एसेट्स है, कैश, आप कॉलम के ऊपर से नाम देख सकते हो, कैश, बैंक, फिर स्टॉक, ओके, उसके बाद आपका डेटर्स तो खत्म हो गए, छोड़ दो, फर्नीचर एंड एडवांस रेंट पेड। ओके, सो ये आपने सारी एसेट्स यहां पे 1 बाय 1 लिख दी। इस तरफ सारी लाइबिलिटीज
लाइबिलिटीज मीन्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो ऑनर के तरफ आपकी लाइबिलिटी है उसकी कैपिटल वो भी आती है। सो लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है टोटल लाइबिलिटीज, दैट इज इंटरनल, जो इंटरनल पर्सन ऑनर के लिए है, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों की हैं। सो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 5,000, outstanding expenses which in this case is salary 200, and capital 41,200. Okay, so 46,400 आ गया इसका टोटल, 46,400 आ गया इसका टोटल। सो इस तरह से हम बैलेंस शीट भी कंपाइल कर सकते हैं। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया है। इसको रफ सी स्टेटमेंट नहीं बनानी है। क्वेश्चन करने से पहले सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ के अकाउंट नोट कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली कॉलम्स बना लो, फिर आप इनको स्टडी करो। हर ट्रांजैक्शन को स्टडी करने का एक ही तरीका है, व्हाट वी रिसीव व्हाट वी पे, क्या आया क्या गया, लेन देन, जो बिजनेस का उसूल है, लिया क्या दिया क्या। इन्हीं से आपकी सारी ट्रांजैक्शंस एनालाइज हो जाएंगी, इफेक्ट आ जाएंगे और यहां पोस्ट हो जाएंगे। और एक चेक क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद दोनों साइड का इफेक्ट चेक कर लो। अगर इफेक्ट ठीक है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, नेट इफेक्ट दोनों साइड का। ओके, सो नाउ आई एम लीविंग यू विद वन मोर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रही हूं विच यू आर टू सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है, आपकी ये ट्रांजैक्शंस है 1 2 ओके यहां एंड अप टू दिस, राइट। इसे आप सॉल्व करना और इसमें एट द एंड आप चेक करेंगे आपका सॉल्यूशन क्या होगा। कैश 1,01,400, बैंक 75,000, 30,000 बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स। ओके, फिर इधर है आपके क्रेडिटर्स, एडवांस एंड कैपिटल 1,95,900। सो ये आपके आने चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन के फाइनल आंसर्स। दीज 5 आर योर एसेट्स, दीज आर योर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, सो इसे आप सॉल्व करके देखिएगा एंड इन केस ऑफ डाउट्स यू कैन ask your doubts in the comment section. Thank you.